ओके, सो किसी को भी कहीं पे भी क्वेरी हो तुरंत अनम्यूट करके पूछेगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में या पहले, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आता है क्वेरी पूछो। और इट इज अ टू वे लर्निंग। जो भी चीजें हैं मैं आपसे यही कोशिश करूंगा कि आप जो है उतने अच्छे से ग्रैस्प कर पाए उस चीज को। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोगों ने पढ़े होंगे कभी कभी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का तो बहुत सारा, आप देख ही रहे हो, कोरोना के पैंडेमिक में इतना सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही रिसर्च हुआ है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट, तो बहुत सारी चीजें हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाई हैं। तो व्हाट इज इट, बेसिकली है क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो सो फर्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। So recombinant DNA technology, can anyone tell me that what is that recombinant DNA? Why it is called recombinant DNA? Can anyone tell? So in RDT, the DNA that we prepare actually, is composed of segments of DNA which belong to two different organisms that might be, that might belong to two different kingdoms even. So since it's a combination of two different type of DNA, we called it recombinant DNA. Okay, you're correct. So basically, recombinant DNA, you can say in short term, it's a hybrid DNA, right? One from different source, another from different source, having their own origin of replication, means independent of their growth, right? Okay. So यहाँ पे जो सोर्सेस से जो भी चीजें हैं, ये पूरा हाइब्रिड डीएनए हो गया। सपोज ये फ्रेगमेंट आपका कहीं और से आया हुआ है, सोर्स ए से, और ये फ्रेगमेंट आपका जो है वेक्टर, ये किसी दूसरे सोर्स से आया है, तो अभी हम इसको रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। बट अगर ये खाली वेक्टर या खाली डीएनए को अगर हम देखें, तो ना तो हम इसको फॉरेन कह पाएंगे, ना तो इसको हम हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट कह पाएंगे, ना तो हम इस वेक्टर को हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट कह पाएंगे, राइट? जब ये दोनों एक साथ होंगे तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएगा। ठीक है। और Yes, sir. दूसरा ये जो टेक्नोलॉजी टर्म है, इसमें सारे टूल्स आ जाते हैं, टेक्निक्स एंड टूल्स जो हमारे यूज होते हैं डीएनए को मॉड्यूलेट करने के लिए, डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि हम न्यू कैरेक्टरिस्टिक दूसरी जगह पे एक्सप्रेस कर पाए, राइट? सो अभी का जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का है, तो कैन यू सी माय चेंज ऑफ स्लाइड? नो? ओके, हाउ मेनी ऑफ अवेयर ऑफ दिस इमेज? Have anyone seen this? Not me, sir. Okay, there are 10 participants. No, sir. कुछ तो प्रोबेबिलिटी बनती है किसी ने खुद देखा हो कहीं ऐसा। मूवी का है ये, हिंट है। नहीं? No, sir. ओके, कोई बात नहीं है, ये तो देखा होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? अगर किसी ने देखा हो, नहीं भी देखा हो तब भी बता सकता है। चलो ठीक है। The same hybrid of Hybrid camera. कैमरा, ओके ओके ओके। सो मुझे लगता है अगर ये दोनों नहीं देखा होगा तो ये तो जरूर देखा होगा, राइट? Yes, sir. भेड़, भेड़ दिख रही ना, शिप्स। डॉली का नाम सुना होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डॉली शिप्स जो है आइडेंटिकल शिप्स हैं, यानी एनिमल क्लोनिंग के थ्रू इनको बनाया गया है। हालांकि एनिमल क्लोनिंग अभी बैन है, क्यों बैन है बता सकता है कोई?
मतलब ह्यूमन क्लोनिंग बेसिकली बैन। इथिकल नहीं होती है वो। हाँ, पता चला तुमने अपना बना करके एक दूसरा एग्जाम दे रहा, तुम अपना मौज कर रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। और तो ये भी जो भी है, इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, या ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, आप देख रहे हो एक ह्यूमन है, उसके अंदर दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई है। वो कैसे आई है? क्योंकि उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि वो फॉरेन चीज उसके अंदर डाला गया है, जिसकी वजह से वो नया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लिया। ठीक है, तो ये चीज जो है वो पॉसिबल किसके थ्रू हो सकती है? वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकती है, राइट। तो एक इमेज है, मैं दिखाता हूँ आपको। वेट फॉर अ मिनट। हाँ, दिस वन। इस इमेज को तुम देखो और एक बार थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि क्या ही इतना पहले हो रहा था। सोचो 1951 में थाउजेंड्स ऑफ पिग्स को किल करके उनके पैनक्रियाज को निकाल के उसमें से इंसुलिन निकाल करके 1 पाउंड ऑफ इंसुलिन बनता था। और अभी उसको हम बिना एनिमल को किल किए, बिना कुछ उसको किए, हम इंसुलिन बना पा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट। सी द पावर ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। So this is the magnitude you can measure here. So you see, ये जो पूरा ढेर है ये पैनक्रियाज है। अब सोचो कितना पिक्स खत्म किया गया होगा 1 पाउंड खाली जनरेट करने के लिए। ठीक है, और रिक्वायरमेंट तो पता ही है कि डायबिटीज का कब से कितना है। तो सोचो कितना तब तक किल किया होगा किसी ने इंसुलिन बनाने के लिए। ओके, तो ये सारा पावर है जो आपके पास है। आप भी इसको इसमें इनोवेशन कर सकते हो और बहुत सारी चीजें नई डेवलप कर सकते हो, जो कि मतलब इस टाइम के लिए बहुत जरूरी है, इवन फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। और फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी का जो भी सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा मीन्स पोटेंशियल रखेगा। इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स सीखना बहुत जरूरी है। इवन ये हर इंडस्ट्री में है, यहाँ ही नहीं, मेडिकल, एग्रीकल्चर, हर एक सेक्टर में लगभग, डेयरी हो या किसी भी सेक्टर में, वो सारा सेक्टर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये पावर होती है आरडीटी। फिर आता है कैसे होता है एक्चुअली में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट है वो जीन क्लोनिंग का, यानी क्लोनिंग को करना। तो हालांकि एनिमल या ह्यूमन क्लोनिंग तो हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम जीन क्लोनिंग को करके देख सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग अगर मैं सिंप्लीफाइड में दिखाऊं, तो जीन क्लोनिंग में हमें क्या होता है, फॉरेन डीएनए वेक्टर होता है जिसके पास कुछ कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, उसमें हम अपना डीएनए लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और डीएनए लगाने के बाद हम उसको अपने एक होस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, और होस्ट में डालने के बाद में फिर क्या होता है, वो होस्ट मल्टीप्लाई करता है मीडिया पे। ठीक है, उसको हम कल्चर करते हैं और मीडिया पे वो मल्टीप्लाई करता है, जिससे क्या होता है, तुम्हारे ये जो प्लाज्मिड के अंदर डीएनए है वो भी साथ साथ मल्टीप्लाई करता है। डिपेंड करता है वो कॉपी नंबर कितना है उसका। ठीक है, देन सारी ही प्लाज्मिड, ऐसा नहीं है कि सारी ही बैक्टीरिया को प्लाज्मिड मिल गया, सारी ही बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गई। तो उनमें से जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है बैक्टीरिया, जिनके पास वो वेक्टर है, उन बैक्टीरिया को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो उनको हम सेलेक्ट करते हैं, देन जो भी हमारी पॉजिटिव क्लोन्स आते हैं, फिर उनको हम बोल देते हैं कि हमारा ये पॉजिटिव क्लोन है और हमारे पास इतने नंबर कॉपी प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल बेस्ड क्लोनिंग, राइट। ओके, सो दिस इज द सेल बेस्ड क्लोनिंग। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप है? पहला, आपको जीन को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी जीन आप उसमें लगा रहे हो। देन उसके बाद उसको लाइगेट करना होगा एक सुटेबल वेक्टर। व्हाई आई एम कॉलिंग सुटेबल वेक्टर? सुटेबल वेक्टर बिकॉज हर एक जीन हर एक वेक्टर में या हर एक स्ट्रेन में या हर एक बैक्टीरिया में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, इसलिए हमें एक सुटेबल वेक्टर चाहिए होता है जो उस जीन को हार्बर कर पाए, उस जीन को कैरी कर पाए। ठीक है, देन एक सुटेबल होस्ट चाहिए होता है, हो सकता है होस्ट प्रोकैरियोटिक हो सकता है वो होस्ट यूकैरियोटिक हो, या हो सकता है वो ईस्ट हो।
ठीक है। तो ये सारे जो होस्ट हैं हम सेलेक्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू जीन, अकॉर्डिंग टू वेक्टर, उस तरीके से जो भी हमें उसके एंड प्रोडक्ट चाहिए होता है, इस वजह से हम उसको होस्ट में सिलेक्शन करते हैं। तो उस होस्ट में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि डीएनए और जो इसका लाइगेशन हुआ है उसको हम बैक्टीरिया में डाल दें, ठीक है। उसको होस्ट में डालने को लिए हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम उस ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज, बैक्टीरिया जो ग्रो होती है वो कॉलोनी में ग्रो होती है ना, तो वो कॉलोनी में जो बैक्टीरिया ग्रो होगी उन ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे? उसमें हम एंटीबायोटिक डाल सकते हैं, उसमें हम न्यूट्रिएंट मार्कर डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। हम आगे उसमें देखेंगे, जब भी आप इसको पढ़ोगे फिर जीन क्लोनिंग की बात करेंगे तो पूरी तरीके से इसको हम स्टडी करेंगे। तो देन जो ट्रांसफॉर्म कॉलोनी होती हैं जिनको हम पॉजिटिव कॉलोनीज बोलते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं और उनको हम कंफर्म करते हैं कि जो कॉलोनीज हमने पिक की है, सपोज ये कॉलोनी आई है और ए बी सी कॉलोनी, तो मैंने ए को पिक किया, हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव, तो हम इसको 2-3 तरीके से कंफर्म करते हैं। कैसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लाइगेशन किया, ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के अलग अलग मेथड्स हैं, उनको हमने ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमने कल्चर किया, कल्चर करने के बाद में एम्पिसिलिन है हमारे उसमें मीडिया में, तो जिनमें एम्पिसिलिन जो वेक्टर गया होगा रेसिस्टेंट वो ग्रो करेंगे, अदरवाइज सारी किल हो जाएंगे। बट इनमें भी सपोज ए बी सी कॉलोनी आई है, इन ए बी सी कॉलोनी में हो सकता है ए पॉजिटिव हो, बाकी सारे फॉल्स पॉजिटिव हो, तो उसको हमें चेक करना होगा। हम क्या करते हैं, कॉलोनी को उठा करके उसको पीसीआर कर देते हैं। जब पीसीआर हो जाता है फिर उससे हमें क्या होता है कि जो क्लोन हमें पॉजिटिव मिलता है उस क्लोन को लेकर के हम उसमें उससे वेक्टर निकालते हैं, और वेक्टर निकाल करके हम यानी प्लाज्मिड हम निकालते हैं, फिर प्लाज्मिड निकाल करके उसका हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, फिर अगेन पीसीआर करते हैं, फिर या फिर सीक्वेंसिंग भी करते हैं। ओके, करेक्ट? यहां तक किसी को दिक्कत है? हेलो? No, sir. ओके ओके, सो ये सारी चीजें जो भी हैं, यहाँ तक हमारा एक फ्रेगमेंट क्लोन हो गया। अब हमें उस फ्रेगमेंट का क्या करना है, हमें मान लो सपोज वो जीन क्लोन हो गई, अब उस जीन का हमें देखना है कि वो जीन है क्या एक्चुअली में। तो उस जीन को हम क्या करेंगे, फिर से हम एक्सप्रेशन वेक्टर में डाल करके कि वो प्रोटीन हमारी एक्सप्रेस हो जाए, उसको हम एक दूसरे होस्ट में डाल देंगे BL20। तो जब हम उसको डालेंगे तो वो क्या करेगा, मीडिया में करेंगे, फिर उसको एलवी ब्रॉथ में रखेंगे, फिर इंडक्शन करेंगे और वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोसेस होता है। कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, सपोज इंसुलिन ही बनानी होती है तो इंसुलिन का हम जीन लेकर के उसमें लाइगेट करते हैं, फिर हम क्लोन करते हैं, क्लोनिंग के बाद एक्सप्रेस कर लेते हैं और हमारी प्रोटीन मिल जाती है। ठीक है, सभी लोग अपना वो माइक अनम्यूट कर सकते हो, उसको म्यूट रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर, इंडक्शन क्या है? हाँ, तो इंडक्शन जो भी है एक्चुअली में जब हम प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक्सप्रेशन वेक्टर है। ठीक है, एक्सप्रेशन वेक्टर एक हमारे उसमें होता है प्रमोटर, एक होता है ऑपरेटर और एक होता है हमारा जीन। ठीक है, जिससे हमें प्रोटीन बननी है। सेंट्रल डोगमा सबको पता है ना? यस सर। ओके, सभी लोग बोलिए, सबको पता है ना सेंट्रल डोगमा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड। तो क्या होगा, जीन से हमारी प्रोटीन बनना चालू हो जाएगी। तो अगर हमने ये डाल दिया है इकोलाई में तो क्या होगा कि डालते ही वो एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बैक्टीरियल का ग्रोथ कर्व पता होगा, यहाँ पे लैग लॉग स्टेशनरी, राइट? तो हो सकता है यहाँ पे वो चालू हो जाए बनना प्रोटीन। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जब ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हो जाए, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हो जाए, जब बहुत ही अच्छे से डिवाइड होना चालू हो जाए, तब हमें चाहिए कि वो प्रोटीन एक्सप्रेस करे। उससे पहले वो, सपोज हमारे पास, मैं एक ऐसे जनरल नंबर ले रहा हूँ, सपोज हमारे पास 100 बैक्टीरिया थे। ठीक है, अब 100 बैक्टीरिया को हमने यहाँ पे डाल दिया मीडिया पे। ठीक है, अब 100 बैक्टीरिया ये लैग फेज में क्या होता है कि वो अडाप्ट करते हैं मीडिया को।
उसमें ग्रो नहीं करते, अडॉप्ट करते हैं, मीडिया को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारी चीजें ग्रोथ स्टार्ट होने शुरू होते हैं। फिर लैग फेज में क्या होता है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है, ठीक है, ज्यादा होने लगती है ग्रोथ। तो उस फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया का कॉपी नंबर सपोज इसका 10 टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो यहाँ पे प्रोटीन बनना बेनिफिशियल होगा कि यहाँ पे प्रोटीन बनना है बेनिफिशियल होगा, बताइए, यहाँ पे कि यहाँ पे? क्या चाहते हो कि प्रोटीन यहाँ पे बने इस स्टेज में, या फिर चाहते हो प्रोटीन इस स्टेज में बने, बताओ। यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया है 1 लाख सपोज, यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया है 100, कौन सी स्टेज में प्रोटीन ज्यादा बनेगी, मतलब कौन सी स्टेज में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा हमें मिलेगा? ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज। हाँ, ग्रेट। तो ये ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में हमें क्या है, प्रोटीन को इंड्यूस करना है कि प्रोटीन इस फेज में बने, ना कि इस फेज में। तो उसके लिए हमें क्या होता है, कंट्रोल्ड प्रमोटर चाहिए होता है, ठीक है, ऐसा प्रमोटर जो कि स्विच किया जा सके, पहले बंद रहे और जैसे ही हम एक केमिकल डालें वो चालू हो जाए, ठीक है। तो हम उसके लिए आईपीटीजी यूज करते हैं, ठीक है। तो आईपीटीजी है और भी बहुत सारे इंड्यूसर्स हैं जो हम यूज करते हैं, ताकि हम एक कंडीशन पे जा करके हम उसको इंड्यूस कर पाए और उस टाइम पे प्रोटीन हो। तो बेसिक अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूं कि इंडक्शन क्या है, इंडक्शन एक तरीका है कि हम अपनी प्रोटीन को कब एक्सप्रेस कराना चाहते हैं। तो जब हम एक्सप्रेस कराते हैं तो हम उसमें इंड्यूसर डाल देते हैं, तो हमारा एक्सप्रेस होता है। आप लोग को पता होगा 2 टाइप के प्रमोटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताएगा तुम? Sir, inducible and repressible. No, repressible, you can say inducible. Inducible is correct. और भी भाई बोलो कोई। देखो, जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना आप सीखोगे, ये लॉ है स्टडी का, और जितना कम बोलोगे उतना आप कम सीख पाओगे, ये लर्निंग है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं भी अभी पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे तो इतना सारा पढ़ के आना पड़ा है, तो वो सारी चीजें मैं भी सीख पाऊंगा। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे टीचर से तो आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो चीज डिलीवर करूं जो आप चाहते हो या जो आपको नहीं पता है, तो आप उसको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो Inducible. हाँ, एक इंड्यूसिबल हो गया, दूसरा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव, राइट। 2 टाइप के। तो एक जो एक सर्टेन कंडीशन में या किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में हमें एक्सप्रेशन देता है, दूसरा लगातार जो रहता है जिसको हाउस कीपिंग बोलते हैं, राइट। कुछ जीन्स होते हैं जिनको एक्सप्रेस करना हमेशा जरूरी होता है, ठीक है। अभी एक वो बोलता हूँ, आपके घर में खाना क्या हमेशा बनता रहता है? नहीं, किसी के घर में हमेशा नहीं बनता रहता, एक पर्टिकुलर टाइम आता है उसमें खाना बनाया जाता है, बट कुछ चीजें हमेशा रहती हैं बनी, या कुछ चीजें कह लो, पानी। पानी क्या है, हमेशा ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पानी के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, वो तो हमेशा अवेलेबल है ना। तो कुछ चीजें, कुछ जीन्स हमेशा हर एक कंडीशन में एक्सप्रेस रहेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस की जीन्स, अगर ग्लाइकोलिसिस बंद हो जाएगी तो एनर्जी ब्रेकडाउन होना बंद, सॉरी, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना बंद हो जाएगा और एनर्जी बनना बंद हो जाएगा और इंसान खत्म। तो वो सारी चीज क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर से रन होते हैं, ताकि वो बंद ना हो सके। जैसे हार्ट है हमारा, कभी बंद नहीं होता, बाकी सारी चीजें कभी कभी नॉन फंक्शनल होती हैं, बट वो नहीं बंद होता है। तो इसी तरह हाउस कीपिंग जीन्स होती हैं जो हमेशा ही चालू रहती हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर से रन होती है, ठीक है। और इंड्यूसिबल जीन्स, जैसे कि मान लो किसी टाइम रिपेयर की जरूरत पड़ गई, कोई चीज डैमेज हो गया, हीट आ गई, या तुम किसी एडवर्स कंडीशन में चले गए जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, हीट शॉक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे। हीट शॉक प्रोटीन यानी कि इंड्यूस होंगी हीट से। तो ये इंड्यूस किसी भी तरीके से हो सकता है, हीट से इंड्यूस हो सकता है या फिर किसी और तरीके से भी इंड्यूस हो सकता है, राइट। तो अभी समझ में आ गया इंड्यूसिबल एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर्स? Yes, sir. ऑल ऑफ यू हैव क्लियर दिस? Yes, sir.
ठीक है, बोलते रहो भाई, एकदम सुना सुना तो अच्छा नहीं लगता है फिर। ओके ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स क्लियर है। आइडेंटिफिकेशन जीन्स का, सुटेबल वेक्टर, होस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, देन सिलेक्शन, देन कंफर्मेशन, ये हमारा होता है एक बेसिक क्लोनिंग के स्टेप्स। इनकी डिटेल्स हम देखेंगे बाद में, ठीक है। बट एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसके टूल्स। इसमें जो टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो उनमें से मैं एक टूल लूंगा जिसको मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं, टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम कैसे ढूंढेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। एक बहुत बड़ा जीनोम है, ठीक है, किसी सेल का, उसमें से तुम्हें एक जीन निकालनी है, सपोज जीन ए। कैसे निकालोगे, इसके लिए क्रोमोसोम वॉकिंग होता है, ठीक है, कि क्रोमोसोम पे वॉक करना, जहां पे मिल गई जीन वहां से वो जीन एम्पलीफाई कर लिया, ठीक है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा आरडीटी है, पूरा आरडीटी यही है, ठीक है। इसके अलावा कहीं कुछ और नहीं पढ़ना है, बस आरडीटी इतना ही है। तो बेसिक चीजें यही है, ठीक है। तो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, फिर वेक्टर कौन सा लेना है, इसमें प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स, सॉरी क्लोनिंग वेक्टर्स हो गए, एक्सप्रेशन वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर वो जो खाली क्लोनिंग करने के लिए, मीन्स हमें खाली लाइब्रेरी बनानी हो या फिर हमें स्टोर करके रखना हो या मल्टीप्लाई करना हो, उसमें हम क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज कोई बताएगा कि क्या हम बिना सेल के डीएनए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तुमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बट सेल के अंदर हो रहा है ना। तो ऐसा कुछ है जिसमें तुम बता सकते हो कि बिना सेल के कैसे डीएनए को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, बहुत सारे नंबर, कॉपी नंबर में जनरेट करना हो, तो कैसे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। राइट। और कोई है जो आंसर कर सकता है? हिमानी गुप्ता, प्रिया सिंह, सोनल, बीगो, बहुत सारे लोग हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट होने का मतलब ही है कि आप क्लास करने के लिए हो, सुनने के लिए नहीं। यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा ना, फिर हम तो खाली यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिए, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सोचो यहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो वो सारी चीजें का हमें हमेशा फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपने बोला। हेलो, अभी आंसर किसने किया है? सर मैंने किया था, संयम। क्या नाम है? संयम, ओके। तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और आज के टॉपिक से मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आप इसमें अच्छे से सीखते हो तो आपको कम से कम 6-7 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें फिर एंजाइम्स जरूरत पड़ते हैं। एंजाइम्स हमारे टूल्स हैं, जो टूल्स यूज होते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए। फिर उसमें हम कुछ लिंकर एडाप्टर्स होते हैं, फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स होती हैं। सपोज हमने लाइगेट कर दिया, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स कैसे कैसे हो सकती हैं? हीट शॉक हो गया, कोल्ड शॉक हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, बहुत सारे। आपके पास स्ट्रेन्स होंगे बहुत सारे, जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे एक BL21 था, एक BH5 था। इसको हम क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं, इसको हम एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे होस्ट हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट, ओके। सिलेक्शन टूल्स कि हम कैसे पॉजिटिव क्लोन को सेलेक्ट करेंगे, देन PCR, देन DNA सीक्वेंसिंग, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तीनों टेक्निक इंपॉर्टेंट हैं, बट आज हम केवल डिस्कस करेंगे एंजाइम्स, ठीक है।
तो मॉडिफाइंग एंजाइम्स हमारे पास 4 क्लासेस हैं, एक तो न्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज, मॉडिफाइंग एंजाइम्स। यही 4 कैटेगरी जो हैं, ये टूल्स जो हैं, ये आपको इनेबल करेंगे कि डीएनए को आप एक नई कैरेक्टरिस्टिक दे सकोगे। ठीक है, सपोज आप न्यूक्लियसेस यूज कर सकते हो। न्यूक्लियसेस एज नेम सजेस्ट, इट्स एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। तो ये न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेगा, यानी कि डीएनए आरएनए पे एक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे न्यूक्लियसेस होते हैं। तो यहाँ पे कोई बताएगा कौन कौन से न्यूक्लियसेस हैं? एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। सो आपके पास ये है, ये बताओ न्यूक्लियस है कि क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये बताओ न्यूक्लियस है? हाँ, आरएनएच। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनमें सब में सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही रेगुलरली यूज होते हैं जब भी हम इसमें क्लोनिंग का स्टार्ट करते हैं। तो डीएनएज है, तो यहाँ पे अभी आप एग्जांपल्स देखोगे कैसे कैसे वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो न्यूक्लियसेस बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को कट करते हैं, ठीक है, इन न्यूक्लिक एसिड। लाइगेसेस क्या करते हैं? उनको ज्वाइन करते हैं। अगर 2 एंड हैं तो इस एंड पे इस एंड पे हैं, तो उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू लाइगेज, राइट। फिर पॉलीमरेजेस हैं, इसको कॉपी नंबर बनाने के लिए, सपोज इसके बहुत सारे मल्टीपल कॉपी नंबर बना दिए जाएंगे, तो पॉलीमरेज हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलीमरेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, T4DNA पॉलीमरेज है, T7 है, टैक है, फ्यूजन है, PFU है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी सबकी होती हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस आ जाते हैं उनके। जैसे कि आपका टैक DNA पॉलीमरेज, ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है क्योंकि ये थर्मोसिक्वेटिकस से बनाया गया, लिया गया। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी तो अच्छा है, बट फ्यूजन जो है, फ्यूजन एक पॉलीमरेज होता है, वो इसमें प्रोसेसिविटी नहीं होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी अच्छी नहीं होती। बट फ्यूजन में क्या है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी अच्छी है। तो हमें अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट चूज करना होता है कि कौन सा हमें चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं मॉडिफाइंग एंजाइम। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 3' OH नहीं है, या फिर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो आप क्या करोगे? मॉडिफाई करोगे। यहाँ पे फॉस्फेट लगाने के लिए जो है फॉस्फोडिल ट्रांसफरेज यूज करोगे। ठीक है, अगर टर्मिनल पे न्यूक्लियोटाइड लगानी है तो क्या करोगे? न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज यूज करोगे। ठीक है, आपका एक काइनेज है, फॉस्फेट लगा देगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको यूज करनी होती हैं जब आप डीएनए को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियसेस पे हम फोकस करेंगे क्योंकि बेसिक जो आपके क्वेश्चंस जनरेट होते हैं यहाँ से जनरेट होते हैं। तो न्यूक्लियस आपके कितने टाइप के होते हैं? एक्सो और एंडो। एक्सो मीन्स जो आपके आउटर एंड्स पे, यानी कि एंड्स पे कट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो एक न्यूक्लियोटाइड निकल गया, इधर से एक न्यूक्लियोटाइड निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया। तो ये जो है एक्सोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं? वो एंड्स पे कट करते हैं, दैट्स व्हाई नेम सजेस्ट एक्सो। बट कुछ एक्सोन्यूक्लियसेस यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियोटाइड निकल रहा है अलग अलग स्ट्रैंड से, क्योंकि ये एक स्ट्रैंड पे काम कर सकता है। बट यहाँ पे बोथ न्यूक्लियोटाइड निकल रहा है, देख रहे हो एक बार में, तो दोनों डबल स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियसेस सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा, और जो कुछ एक्सोन्यूक्लियसेस हैं जैसे BAL31, ये क्या करते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड पे कट करते हैं। ठीक है, बट वहीं पे आप अगर देखोगे एंडोन्यूक्लियसेस, तो एंडोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं? इंटरनल साइड पे कट करते हैं यहाँ। ठीक है, तो अंदर कट करेंगे। तो कुछ अलग अलग टाइप के एंडोन्यूक्लियसेस हैं जैसे कि S1 न्यूक्लियस। सो S1 न्यूक्लियस हमेशा सिंगल स्ट्रैंड पे काम करेगा, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा, यानी निक करेगा, उसको डिग्रेड नहीं करेगा। ये क्या करता है? रिमूव करता है। ठीक है, साइड से रिमूव करता रहता है, बट ये क्या करेगा? खाली निक कर देगा। ठीक है, तो ये निक करेगा तो आपके अलग अलग फ्रेगमेंट हो जाएंगे। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो आपका S1 न्यूक्लियस उस पर काम करेगा। S1 न्यूक्लियस डबल स्टैंडर्ड पे काम कर सकता है
बट वो क्या करेगा, निकिंग करेगा, यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड निकाल लेगा। वहीं पे आपने अभी देखा था डीएनएस बेसिकली क्या करेगा, वो सिंगल स्ट्रैंड पे भी कट कर सकता है और डबल स्ट्रैंड पे भी कट कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट पे अलग अलग एंजाइम्स को हमें चूज करना होता है ताकि हम अपने डीएनए को वेक्टर में लाइगेट कर पाए और उसको क्लोन कर पाए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस में भी आते हैं कुछ क्लासेस जो होते हैं एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये मॉलिक्यूलर सीजर्स बोले जाते हैं। यहाँ पे देखो एक मीम रखा हुआ मैंने, हेलो, Yes, sir. हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या है कि कुछ अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ गए, किसी को आइडिया है? ठीक है, मैं बताता हूँ। पता क्या है, बैक्टीरिया जो है उसको बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है, राइट। तो ये बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया के डीएनए को कट कर देता है। तो बैक्टीरिया में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसके डीएनए को रेप्लिकेट होने से पहले ही फ्रेगमेंट कर देते हैं, ठीक है। और फ्रेगमेंट करने के बाद ये रेप्लिकेट नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करा लेती है। तो इसको हम बोलते हैं होस्ट कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्शन। जो होस्ट है बैक्टीरिया, वो उसको कंट्रोल करती है और जो हमारे वायरल पार्टिकल्स हैं उनसे हम मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से इम्यून डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। कैसे ये अपने डीएनए को मतलब डिफरेंशिएट करते हैं कि डीएनए तो इसका भी है और डीएनए इसका भी है, वायरस का भी, तो कैसे ये डिफरेंशिएट कर पाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? सर मिथाइलेशन की मदद से। मिथाइलेशन, तो किस पे मिथाइलेशन होता है, कोई और बताएगा? सर C5 कार्बन साइटोसिन N4 नाइट्रोजन 4 और N6, ये दोनों C5 और N4 साइटोसिन पे होते हैं और नहीं, तो N6 होते हैं मिथाइलेशन डीएनए बैक्टीरियल डीएनए पे होता है या फिर वायरल? सर डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन तो होता है, बट किस पे होता है, बैक्टीरिया पे या फिर वायरल डीएनए पे? बैक्टीरिया सर, वायरल जो बैक्टीरिया के डीएनए पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। हाँ करेक्ट। तो बैक्टीरियल डीएनए पे मिथाइलेशन होता है, इस वजह से वो समझ जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कि ये मिथाइलेटेड डीएनए है और ये नॉन मिथाइलेटेड डीएनए है, इस वजह से उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारे जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम करते थे। तो नेचुरली अगर देखा जाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पर्पज यही था कि वो उस चीज को इम्यून प्रोवाइड कर सके बैक्टीरिया को। फिर हमने क्या किया, उनसे आइसोलेट करना चालू कर दिया और हमने अराउंड 4000 कैन इमेजिन 4000 एंजाइम्स निकाल लिए। उनमें से कुछ 600 के आसपास एंजाइम्स हमारे लैब में यूज होते हैं, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यूज कर सकते हैं, अभी बहुत सारे एक्सप्लोर नहीं हुए हैं जिनको हम नहीं यूज कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आए हैं और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और भी है, टाइप 5 भी है, टाइप 7 भी है, बट वो बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं रखते हैं आरडीटी में, बट इस वजह से उनको हमने इंक्लूड नहीं किया है और उनसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, इस वजह से हमने उनको नहीं डाला है, ठीक है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इनमें कुछ कुछ बेसिक डिफरेंसेस, जैसे कि आप देख लो कि कुछ होमोडाइमर्स हैं, कुछ हेटेरोडाइमर्स हैं। तो जो हेटेरोडाइमर्स हैं उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। तो क्लास 1st एंड 3rd इनमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशंस अलग अलग उस पे होता है, ठीक है, अलग अलग चीजें करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन के लिए कोई भी कोफैक्टर नहीं चाहिए होता है और मॉडिफिकेशन के लिए मॉडिफाई कर देता है फिर रेस्ट्रिक्शन करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन मॉडिफाइड होंगे उन पे ये नहीं काम, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया टाइप 1, टाइप 3। और इनमें क्या होता है कि जैसे कुछ एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, जहां पे रिकॉग्नाइज करेंगे वहीं पे कट कर दें, ठीक है।
जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे वहीं पे कट करेंगे। कुछ होते हैं वहीं जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे उससे कुछ दूर जा करके कट करेंगे, सपोज यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, यहाँ रिकॉग्निशन यहाँ कट करेंगे। उसकी वजह से हमें वाइजली चूज करना पड़ता है कि कौन सा एंजाइम बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। तो उनमें से हमें टाइप 2 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं क्लास के, वो एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका रिकॉग्निशन और क्लीवेज साइट दोनों सेम होता है लगभग। बट उनमें से जैसे FOC1 एक न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस है, ये तुम्हारा 9 न्यूक्लियोटाइड डाउनवर्ड डाउनस्ट्रीम एंड 30 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट क्लिप करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, अभी आप देख लो यहाँ पे 9 न्यूक्लियोटाइड 30 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एकदम रिकॉग्नाइज किया वहीं पे कट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वहीं पे कट करते हैं जहाँ पे वो रिकॉग्निशन करते हैं, ठीक है। तो इनको काम करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे MgCl2, ATP चाहिए होता है, S एडेनोसिन मेथाइलेज, ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए मेथाइलेशन के लिए ये चाहिए होता है SAM, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, नॉन स्पेसिफिक क्लीवेज, यानी कि कोई जरूरी नहीं है जहाँ पे रिकॉग्नाइज करे वहां पे कट करे, हो सकता है 1000 बेस पर दूर कट करे, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो देन उसके बाद आते हैं तुम्हारे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं क्योंकि यही मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। तो वो मोस्टली 4 to 8 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है इनका। देन उसके बाद में इनका रिकॉग्निशन और जो रिकॉग्निशन और क्लीवेज साइट होता है सेम होता है। तो इनमें खाली एक को फैक्टर चाहिए होता है MgCl। और क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, ट्रेस बफर की जरूरत पड़ती है, टू मेंटेन द पीएच, ओके, बिकॉज डीएनए अनस्टेबल हो जाता है डिफरेंट पीएच पे। तो हम क्या करते हैं उसमें ट्रेस बफर डालते हैं। दूसरा क्या डालते हैं, आयंस डालते हैं MgCl, ठीक है, ताकि जो पॉजिटिव आयंस हैं हमेशा 2 आयन वाले हम डालते हैं, तो उसमें क्या होता है वो मास्क कर देता है जो नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए का, और उसमें बाइंड होने के लिए हेल्प भी करता है, ठीक है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज मैग्नीशियम आयन यूज होता है, जिंक आयन यूज होता है, ठीक है, कैल्शियम भी यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद में आपका DDT या फिर कह लो डाइथियोथ्रिटॉल ये यूज होता है। तो इसको हम यूज करते हैं एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो Mg प्लस आयन ना कि जरूरी होते हैं उसके कोफैक्टर यानी कि उसके बाइंडिंग में, बल्कि अगर उनकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो जाए तो वो नॉन स्पेसिफिक क्लीवेज भी करने लगते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर टाइप थर्ड आते हैं, वो क्या होते हैं कि नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रीड करते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिक चीजें काटी जाए। सिमेट्रिक मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है वो। तो वो सारी चीजें कट किया जाता है। फिर आता है आपका टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ इज नॉट मींस widely used, that's why it is not very established kind of thing. So only 3 restriction enzymes are used widely, and उनमें से भी टाइप सेकंड ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो क्लीवेज आपका कितने होगा, वो 24 to 25 बेस पेयर फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। थोड़ा प्रिसाइज है बट कुछ केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबके अलग अलग कोफैक्टर्स हैं और अलग अलग इनके रिकॉग्निशन और क्लीवेज साइट्स, ठीक है। तो दूसरे कुछ एंजाइम्स हैं जो कि रैंडम यूज हो जाते हैं, जैसे कि आइसोसाइजोमर्स, नियोसाइजोमर्स, आइसोक्लाउडोमर्स। तो आइसोसाइजोमर्स क्या होते हैं, नियोसाइजोमर्स क्या होते हैं, बेसिकली इनमें जैसे सपोज एक आपकी साइट है GC, ठीक है। इसका पैलिंड्रोमिक अगर देखते हैं तो CCG, ठीक है। तो अभी ये सिमेट्रिक दिख रहा है ना आपको दोनों तरफ से, तो इसी को हम सिमेट्रिक बोलते हैं,
और इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आइदर साइड से रीड करोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सेम रीडिंग होगी, जैसे कि CGC GCC, तो GGG GGC GCC, तो सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों चाहिए। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, न्यू साइटोमर्स में हमारा सपोज एक एंजाइम यहाँ पे कट कर रहा है, तो दूसरा एंजाइम यहाँ पे कट कर रहा है, तीसरा एंजाइम यहाँ पे कट कर रहा है, तो सेम रिकॉग्निशन साइट को अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करते हैं और कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नियोसाइटोमर्स। आगे किसी को कंफ्यूजन है कोई नियोसाइटोमर्स में? नो सर। तो आइसोसाइटोमर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? सर सेम रिकॉग्निशन साइड से कट करती है और कटिंग भी सेम होती है। आइसोसाइटोमर्स क्या होते हैं तुम्हारे, तो उनका जो रिकॉग्निशन, अगर आइसोसाइटोमर्स की बात करें तो उनका रिकॉग्निशन सेम साइट से होगा, बट कट वो डिफरेंट साइट, सॉरी सेम साइट पे ही कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बोथ, ठीक है, रिकॉग्निशन एंड कटिंग बोथ सेम। पर नियोसाइटोमर्स में क्या होता है, रिकॉग्निशन यहाँ पे करेंगे पर कट दूसरे साइड पे करेंगे, दूसरे लोकेशन पे। ठीक है, करेक्ट। फिर आपके आइसोकाउडोमर्स होते हैं। आइसोकाउडोमर्स क्या होते हैं? सर डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट होती है और डिफरेंट ही कटिंग होती है। डिफरेंट साइट होती है, डिफरेंट कटिंग होती है, करेक्ट। बट ये तो फिर तुम्हारा ये चीज है, बट उसके एंड्स कॉमन होते हैं, जो स्टिकी एंड्स निकलते हैं वो कॉमन होंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, सेम एंड्स को प्रोड्यूस करेंगे। यस सर, ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया, आइसोसाइटोमर, Yes. नियोसाइटोमर और क्लाउडोमर्स। तो एक और चीज होती है कि कभी कभी एंजाइम्स क्या होता है, किसी पीएच के चेंज होने से या किसी मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन जो हम सोल्यूशन में कंडीशन देते हैं वो चेंज होने से क्या होता है कि वो डिफरेंटली नॉन स्पेसिफिकली एक्ट करने लगते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार एक्टिविटी, राइट। तो स्टार एक्टिविटी क्या है कि कोई नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शन कंडीशन होगी, उसमें क्या होगा, कोई जैसे आयनिक स्ट्रेंथ आपने ज्यादा कर दी या पीएच डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रॉपर्ली सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज या फिर क्लीव करने में इनकेपेबल होते हैं। वो क्या करते हैं, सिमिलर या आइडेंटिकल साइट्स को अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और वो नॉन स्पेसिफिक क्लीवेज कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको कहते हैं स्टार एक्टिविटी। ठीक है, तो मैकेनिज्म कैसा होता है, यहाँ पे देख लो, ये आपका बैकबोन है डीएनए का। ठीक है, ये तुम्हारे फॉस्फेट, ये सुगर्स। तो ये जो बैकबोन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो सीक्वेंस है, वैसे तो ई कोआर्बन का ही है, GTTAGG नहीं, तो ये क्या होगा, इसमें आपका कटिंग होगा। तो ये कटिंग कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, कट ब्लंट एंड कट करते हैं। ब्लंट एंड मतलब उनमें कोई भी एंड फ्री नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों पेयर में रहेंगे इस तरीके से। यहाँ पे कट हो गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। बट कुछ एंजाइम्स जो हैं वो कोहेसिव एंड रिलीज करते हैं, कोहेसिव एंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कोहेसिव एंड वाले एंड पे कट करेंगे तो एक तरीके से ये खुल जाएगा। ठीक है, तो ये कोहेसिव एंड्स हमारे लाइगेशन में हेल्प करते हैं। तो सपोज आपको ब्लंट एंड जनरेट हो गया, ठीक है, अब ब्लंट एंड लाइगेशन कर सकते हैं और कोहेसिव एंड लाइगेशन कर सकते हैं। ब्लंट एंड लाइगेशन और कोहेसिव एंड लाइगेशन, तो इन दोनों में क्या होता है, कभी कभी हमें लिंकर या एडाप्टर ऐड करना पड़ता है जो ब्लंट एंडेड होते हैं।
या हमारे पास कभी कभी रेस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं अपना लिंकर या अडाप्टर ऐड करते हैं ताकि हम उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट यूज कर सकें और उसको हम क्लियर कर सकें और लाइगेशन हो सके। ठीक है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका जीन कैसा है। कभी कभी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, अगर ब्लंट एंड हो या कोहेसिव एंड हो, क्या जरूरत है उसका स्टिकी एंड का। सपोज हमारे पास एक जीन है, उसमें कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इस जीन के अंदर है, इंटरनल साइट, बाहर नहीं है, अंदर की साइट में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जो कि हमारी वेक्टर, सपोज इको आर1 से यहाँ पे काट के इको आर1 से यहाँ काटा और वेक्टर को इको आर1 से काट दिया। ठीक है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, इस एंड पे भी इको आर1 की एक साइट होगी, इस एंड पे इको आर1 का एक कोहेसिव एंड होगा, तो दोनों को कोहेसिव एंड में हम कट कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, इफिशिएंटली लाइगेट हो जाएगा। ये तो हो गया कोहेसिव एंड का रिलीज होकर के लाइगेट कर दिया। बट ब्लंट एंड का अगर देखा जाए तो हम कब यूज हो सकता है, सपोज यहाँ पे इको आर1 साइट है, अब क्या हम इको आर1 यूज कर पाएंगे? बताओ, यहाँ पे क्या हम इको आर1 यूज कर पाएंगे? हेलो हेलो, So would you repeat your question? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक फ्रेगमेंट है जिसकी एंड पे हमने इको आर1 से कट कर दिया है, ठीक है, और उसको हमने वेक्टर को भी हमने इको आर1 से डाइजेस्ट किया था और उसको हमने लाइगेट कर दिया, क्योंकि साइट कंपैटिबल है तो लाइगेट हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इको आर1 उसके साइट अंदर भी है, जीन के अंदर, तो क्या हम इको आर1 यूज करेंगे? नो सर, बिकॉज फिर जीन आधा स्प्लिट हो जाएगा तो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपने। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ब्लंट एंड लाइगेशन करें। ठीक है, जैसा डीएनए है वैसा डीएनए को हम लाइगेट कर दे बिना काटे, तो इसमें हम ब्लंट एंड जनरेशन करेंगे, ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे जो ब्लंट एंड जनरेट करता हो और उसको हम लाइगेट कर देंगे। या फिर हम दूसरी रिस्ट्रिक्शन साइट ऐड करेंगे। कैसे हम रिस्ट्रिक्शन साइट ऐड करते हैं? सपोज हमारे वेक्टर में रिस्ट्रिक्शन, हमारे फ्रेगमेंट में रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, कैसे ऐड करोगे उसको? बताओ, किसी के पास आइडिया कि कैसे रिस्ट्रिक्शन साइट को ऐड कर सकते हैं? अब देखेंगे कि स्टिकी एंड है कि प्लम एंड है, फिर ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, और कोई बताएगा? 7 पीपल आ गए, हिमानी गुप्ता, सोनल। like 5' to 3' है कि 3' to 5' है। ओके, तो मतलब इसमें इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमें एक साइट इंट्रोड्यूस करनी है यहाँ पे और यहाँ पे। प्रैक्टिकली इसको कैसे हम कर पाएंगे? रितिका? सर शायद देखेंगे कि लाइक ATPG ऐसे करके। हाँ, बेसिकली हम जब प्राइमर बनाते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स, उस प्राइमर में हम अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट ऐड कर देते हैं उसके सीक्वेंस में। तो क्या होता है, जब डीएनए एम्पलीफाई होता है तो उसमें साथ साथ हमारा प्राइमर का जो सीक्वेंस है वो ऐड हो जाता है, तो इस वजह से हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स में वो साइट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आ गया? यस सर, हाँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि ALU1 है, ALU1 कैसा एंजाइम है, वो ब्लंट एंड जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ब्लंट एंड जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आप देख रहे होगे, कुछ 6 बेस पेयर होते हैं, कुछ में रिकॉग्निशन साइट कुछ 6-7, कुछ 4 बेस पेयर होते हैं। जो मोस्टली होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, 6 होंगे, 4 होंगे या 8 होंगे। ठीक है, तो इको आर्मिन में देखो 6 न्यूक्लियोटाइड का रिकॉग्निशन साइट है, बट साइड में कुछ लिंकर्स भी हैं।
छोटे छोटे, इनको टेल्स बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन टेल्स। ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम प्राइमर डिजाइन कर रहे होते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये एन का मतलब है कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जैसे इको R1, इनका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? इको R1 आलू है, हिंदी वाला आलू नहीं है। इनका क्या मतलब होता है? इको R1 आलू है, कोई बताएगा? Why it is written as eco R1? इसने बोला नहीं है कुछ, वो बता पहले। इको R1 इससे लिखा है क्योंकि वो ई कोलाई का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 में अटैच हुआ है शायद। ओके, ठीक है, करेक्ट। तो पहला आपका क्या दिखाता है? पहला दिखाता है कि आपका जीनस क्या है, दूसरा दिखाता है स्पीसीज क्या है, तीसरा दिखाता है स्ट्रेन क्या है, और ये दिखाता है स्ट्रेन नंबर क्या है। ओके, तो इको मीन्स इशरिशिया कोलाई RY13, ये स्ट्रेन नेम है। और 1 यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली जो इल्यूसिडेट किया गया है उसमें से फर्स्ट जो है R1 जो स्ट्रेन था उसमें से एंजाइम निकाला गया फर्स्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सेम स्टिकी एंड्स कभी कभी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो BMH1 से भी सेम आ रहा है, VGL1 से भी सेम आ रहा है, और साउ से भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये अपने एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखना होता है कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो सेम रिस्ट्रिक्शन साइट रखता हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ हैं जो स्टिकी एंड प्रोवाइड करते हैं, कुछ हैं जो ब्लंट एंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कुछ का रिकॉग्निशन साइट 6 बेस पेयर का है, कुछ का रिकॉग्निशन साइट ओनली 4 बेस पेयर का है। तो अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी रिकॉग्निशन साइट सीक्वेंसेस की एक डीएनए मॉलिक्यूल में कितनी है, तो एक गेट में क्वेश्चन आया था, कैन एनीवन आंसर द पॉसिबल नंबर ऑफ सेल 1 आई कैन टेल यू हैव 6 base pair recognition site, restriction site in 9 kb double stranded DNA, यानी कि DNA जो है वो 9 kb का है, यानी कि 9000 base pair, okay, with 4 bases occurring equal proportion, मतलब A, T, G, C सारे यानी कि GC जो भी है वो 50% है, 80-50%, तो इक्वल नंबर में प्रेजेंट है। आप उसको बता सकते हो कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकते हैं इस पूरे डीएनए में, 9 kb डीएनए में? कोई है जो बता सकता है? मैं भी बताता हूँ इसका। एनीवन? ठीक है, मैं नाम ही ले लेता हूँ, कोई बोल तो रहा नहीं। संयम तो हो गया, कृतिका धनेज, अरे देर Ritika, are you there? Sayum, Ritika, Priya, are you there? Yes, sir. Sir, question the size of segment, sir, so होगा 1/4096 तो फॉर्मूला होता है इसका साइज ऑफ segment. मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, आपको क्या निकालना है? So number of restriction sites निकालनी है. ओके, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट निकालनी है। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या, किन किन डेटा की जरूरत है? यहाँ पे एक चीज नहीं दे रखी है, डेटा क्या नहीं, डेटा में क्या मिसिंग है? 4 बेस पेयर्स भी तो दे रखे हैं ना। हाँ, कितना बेस पेयर वो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है ना? तो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, तो ये आपका प्री नॉलेज टेस्ट है, ठीक है। तो गेट ऐसा नहीं है कि खाली एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, गेट में 2 यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला
आपसे ये जानना चाह रहा है कि इस रेस्ट्रिक्शन साइट में कितने सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। और उसके बाद में दूसरी इंफॉर्मेशन ये चाह रहा है कि आप उसको साइट बताओ कितनी। तो एक बेसिक नॉलेज है और एक तुम्हारा न्यूमेरिकल, तो दोनों ही यहाँ पे टेस्ट हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये है, बट हमें ध्यान रखना है कि कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन जो कॉमन रेस्ट्रिक्शन है उनकी साइट्स कितने बेस पेयर की होती है, ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे दिखा रखे हैं, तो देखो 6 बेस पेयर का है, डायमेट्रल का 6 बेस पेयर है, PST1 का 6 है, इसका 4 है, इसका 6 है, मेजॉरिटी ऑफ द ठीक है 6 है, यहाँ पे क्या है 4 है। ये देखो नॉट वन में कितने हैं 8 है, ठीक है। तो आपका बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि आप कितने बेस पेयर है आपके पास, 4 बेस पेयर है ना, 4 बेस पेयर ATGC, राइट। तो जो 4 बेस पेयर हैं उनके कितने वेरिएशन हो सकते हैं, 6। 4 to the power 6 मतलब कितना हुआ, कोई कैलकुलेट करके बताएगा। 4 to the power 6 4096 4096 4096। तो 4096 सीक्वेंसेस आने पे एक रेस्ट्रिक्शन साइट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 9000 बेस पेयर्स हैं, तो आपको कितने हो सकते हैं पॉसिबल। एक बार 4000 बेस पेयर आएंगे तब जा करके एक साइट इसकी आएगी। तो आप बताओ कि 9000 पे कितने आ सकते हैं साइट। सिंपल ना, 2 कितना, क्या नाम है आपका, अरे नाम तो बताओ भाई। ऐसे सही है सॉरी सर, संयम। संयम, ओके संयम आपने बोला 2। और कोई है जो आंसर कर सकता है, कोई और है जो आंसर करेगा। इट्स गेट क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर दिस ना, दैट्स व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो जस्ट खुल के बोलो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो मुझे बोलो, कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो आज सीख के जाओ, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो करके जाओ। भाई जो चुप है वो बोले, ठीक है। कौन कौन है, प्रिया सिंह, कृतिका, संयम, सोनल। तो मैंने ये चीज पहले पढ़ चुकी है, मुझे भी याद नहीं आ रही है। नहीं मैंने अभी बताया है, उसको देखो ना, मैंने क्या बोला है कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हैं हम, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं तो उस फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर इक्वल प्रोपोर्शन में सारे बेसिस 4 बेसिस आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 बेसिस इक्वल प्रोपोर्शन में है तो 4, और कितने बेस पेयर का वेरिएशन है 6, यानी कि 6 साइड्स 6 सीक्वेंसेस हैं जो वेरिएशन हो सकता है, तो 4 to the power 6। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 4096, अराउंड 4000। तो 4000 बेस पेयर के बाद एक सीक्वेंस आपका ये आएगा, क्लियर है। हाँ सर, यस। तो 9000 में कितने सीक्वेंसेस आ सकेंगे, कितने सीक्वेंसेस हो जाएंगे, कितनी साइट्स इसकी आ सकती है। सर 2.19 हाँ तो राउंड ऑफ करना है तो कितना हो जाएगा 2, सर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अगर यहीं पे हम कहते हैं कि आपका जो ये लिस्ट आप देख लो एंजाइम्स की जो लिखी है मैंने दे रखी है, देख लिया सबने, यस। ठीक है। अगर यहाँ पे एंजाइम चेंज करके मैं SAU कर दूं तो आपका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा। 2 नंबर मिलेंगे गेट के, चलो बताओ जल्दी जल्दी। अगर SAU कर दूं तो यहाँ पे देख लो SAU का क्या है,
बोलो। सर एक डाउट है फिर भी। हाँ बोलो, डाउट तो क्लियर करो ना एटलीस्ट। हाँ बोलो। सर ये जो पहला वाला था सेल वन, उसमें टोटल 6 बेस पेयर्स थे, और सर आपने जो ऐसे यू वन दिया है सर, इसमें कितने बेस पेयर हैं? सर एक क्वेश्चन में बेस पेयर्स तो दिए होंगे ना? हाँ हाँ, नहीं इसमें देखो कहाँ दिए हैं, 100 में नहीं दिए है ना। सर बेस पेयर्स लाइक हमें याद करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, याद इतना नहीं, बस कुछ कॉमन चीजों के याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इतना ऐसा नहीं कि सबके याद करने हैं। मैं अभी इसीलिए तो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। Yes, sir. यहाँ पे सर देखो SAU का 35.5 ये कितना है, 4 बेस पेयर का ही तो है। Yes, sir. तो जस्ट आपको क्या करना है, 4 to the power 4 कितना आया, 256 256, आपका यही आंसर हो गया, 4 नंबर मिल गए आपको। बस इतना ही तो करना है, ठीक है। Yes, sir. Clear. तो बस आपको ये देखना है कि उसके कितने बेस पेयर का क्लीवेज साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, बस 4 के ऊपर उतनी पावर लगा करके कैलकुलेट कर लेना है। या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, राइट, यही 3 तो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल होना चाहिए और पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सेकंड टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, दूसरा एक्टिविटी है आपके पास, कोई पहला क्वेश्चन का आंसर बताएगा? Sir, I have a doubt. जो उस लिस्ट के अंदर एंजाइम्स का, हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। जैसा अभी आपने हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि जो फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट्स जीनस, फिर बाद में वो हाँ। स्पीशीज एंड स्ट्रेन। अब इसमें साउ से था साउ SAU3A1, तो जो हाँ, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बीच में कैसे आ रही है? ये वाला 3A1, यस सर। हाँ इसमें क्या है कि ये थर्ड ए स्ट्रेन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, थर्ड ए ये स्ट्रेन है, और फर्स्ट इसका एंजाइम, बट ओके सर, ओके, सो 3A इज द स्ट्रेन। हाँ स्ट्रेन, इसके बाद जो भी आएगा वो स्ट्रेन ही होगा, मतलब SAU के बाद जो भी आएगा वो स्ट्रेन ही होगा, मतलब 3 लेटर्स के बाद जो भी होगा वो स्ट्रेन होगा, ठीक है। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई करेगा? मेरे पास संख्या बहुत कम हो चुकी है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, एटलीस्ट 6 लोग हो तो कम से कम एक एक आंसर आना चाहिए, तो आज आप कम से कम 12 नंबर लेके जाओगे गेट पे। चलो बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज फॉल्स, तो बताएगा? Yes, sir. एक मिनट। सर B and D। B and D बोथ? यस सर फॉल्स। बोथ तो नहीं है, ओनली डी। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, B and D आपका बोला है जो आपने, और कोई आंसर? सर ओनली डी। D, ओके ओनली D, और सर डी होगा। ओनली D होगा। यस। सोच लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, और कोई है जो आंसर करना चाहता है? अभी 3 आंसर्स आए हैं, 7 लोग हैं, एटलीस्ट 4 और आने चाहिए। सब लोग सहमत हैं D से? D लॉक किया जाए? हेलो,
प्रिया, रितिका, संयम, सोनल, यस सर। हाँ लॉक किया जाए डी। यस सर। सोच लो, -2 हो सकता है। ओके ठीक है। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि मेक स्टैगर्ड ऑफ सेंटर कट्स विद इन देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। तो ऑफ सेंटर का मतलब है कि टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, तो ऑफ सेंटर कट्स कर सकेंगे। यस सर, तभी स्टिकर जनरेट होगा। बिल्कुल। फिर सम कट डीएनए टू जनरेट ब्लंट एंड्स, इज इट करेक्ट? यस, अभी आपने देखा टाइप सेकंड वाले ने ये ब्लंट एंड भी कर रहे हैं और पैसिव एंड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कर Yes, सकते sir. हैं। Yes, They sir. are part of bacterial defense system in which foreign DNA is cleaved. बिल्कुल सही बात है, अभी आपने देखा पोस्ट कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन। They cleave DNA ligate, they cleave and ligate DNA। अब ligation तो नहीं कर सकेगा ना कोई restriction ligation, उसके लिए ligase एंजाइम चाहिए होगा। यहाँ पे गड़बड़ है ना, तो ये गलत हो गया। They cleave only at recognition sequences specific to given restriction enzyme, right? तो ये जो भी है आपका डी सही है। तो आपका जो बी है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, ब्लंट एंड जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 2। Sir, B. बायोलॉजिकल रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैंने इस क्वेश्चन को शायद बोला भी है बीच में। B. बी, सारे Yes, लोग sir. बी से एग्री हैं? सारे लोग बी से एग्री हैं? संयम, आर यू देयर? Yes sir, actually I lost my network. Oh, So we okay. are second, right? Second, Sir, which one is your option? sir B. B. So all of you are saying B. Why? Because I have told you कि ये होस्ट का डीएनए जो है बचाता है और बाहर से जो डीएनए आता है उसको कट कर देता है। तो बायोलॉजिकली रोल जो उनका है वो यही था। ठीक है, ओके ठीक है। Which of the following cannot be a recognition sequence for type second restriction enzyme? ये 2 मार्क्स से गेट का क्वेश्चन आया है, बताओ। चलो एक एक लोग बताते हैं फिर। प्रिया, do you have any idea? प्रिया, are you there? Sir, 4. Fourth option. 4। ओके ठीक है, आपका 4th एक बार फिर से देखो। ठीक है, रितिका, रितिका, are you there? ओके, रितिका 4th। ओके, संयम, Fourth sir. सोनल, मैंने आंसर दे चुका है। सभी लोग कह रहे 4th, क्यों? कोई बताएगा? So because the sequence given in fourth option doesn't form a palindrome. ओके ग्रेट, तो ये पैलिंड्रोम है।
C T T A A G, सेम पैलिंड्रोम है। यहाँ पे देखो T C G A, सेम पैलिंड्रोम है। ये भी पैलिंड्रोम है पूरा। ये हो गया C G C तो पूरा पैलिंड्रोम है, बट ये पैलिंड्रोम नहीं है। P हो गया, A हो गया, C हो गया, G G T। तो यहाँ पे A T G C C T, तो ये T T T G G C A T, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। दैट्स व्हाई ये आपका रिस्ट्रिक्शन टाइप सेकंड बार नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। आपका ये आ गया रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। हाँ, एनी कंफ्यूजन? सर एक बार लास्ट क्वेश्चन में वो पैलिंड्रोम वाला कांसेप्ट एक बार फिर बता दो। ओके, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर आप आइदर एंड से पढ़ो, जैसे कि MOM, इसको पढ़ोगे मॉम को किधर से, चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, दोनों में प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, मॉम ही आएगा। ठीक है, तो वैसा ही अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हो और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहे हो, तो आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल रोटेशन जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे आपका देखो G A A T T C, ये यहाँ से पढ़ने पे G A A T T C हो रहा है। अगर हम इसका डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका C हो जाएगा, T हो जाएगा, T हो जाएगा, A हो जाएगा, A हो जाएगा और G हो जाएगा। अब अगर आप इधर से पढ़ोगे या इधर से पढ़ोगे सेम ही है, G A A T T C G A A T T C, करेक्ट? यस तो ये एक होता है एक टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन साइड का जो फीचर है, और दूसरा ये सिमेट्रिक हो, आधा इधर और आधा इधर, यानी दो भागों में आप इसको डिवाइड कर पाओ। ठीक है, सर पर वो जो लास्ट ऑप्शन था उसमें भी तो लाइक पैलिंड्रोम बन सकता था ना, क्योंकि एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन तो वो सेम नहीं हो रहा है। देखो A T G C C T, ये सीक्वेंस। अब इसका अगर हम इधर से लिख रहे हैं तो ये आ रहा है, और इसका हम T A C G G A। अब यहाँ से पढ़ो A T A G G C A T, और इसे पढ़ने पे वो चीज नहीं आ रही। यहाँ पे T आना चाहिए, यहाँ पे G आना चाहिए, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे T। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं बन पा रहा है, सिमेट्रिकल भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का। तो आप अपने पेन पेपर उठा लीजिए सब लोग, अगर आपके पास हो तो, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर मैं भी आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कर रहे हो? Yes, sir. तो आपका एक रेस्ट्रिक्शन मैप दे रखा है, पूरा फ्रेगमेंट 20 KB का है। ठीक है, ये पूरा गाइड है, इसको आप यूज करोगे और उसमें से किन किन एंजाइम से या डाइजेस्ट करोगे, EcoR1, BAMH1 और EcoR1 BAMH1 बोथ। ठीक है, तो अगर हम EcoR1 से डाइजेस्ट करते हैं, तो कौन कौन से फ्रेगमेंट आएंगे, और BAM से करते हैं तो कौन कौन से फ्रेगमेंट आएंगे, और इको और BAM दोनों से करते हैं तब कौन कौन से फ्रेगमेंट आएंगे। ठीक है, कोई बताए और मुझे, मैं इस पे लिखता हूँ। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है, all of you are doing? यस सर। Okay. Good.
Can you see my slide or whiteboard? Yes, sir. We can see. You can see my slide, right? Yes, sir. Okay. Okay. Oh. Anybody got the answer? If you digest with the eco R1, how long fragment it will present? कितना बड़ा फ्रेगमेंट मिलेगा बताओ? इको R1 का साइड कितना है? Sir, 1. ओके. इको R1 का साइड कितना है? एक Sir, ही है. एक ही side. Yes, sir. ठीक है. सभी लोग अपना अनम्यूट कर लो माइक. सब लोग अपना अनम्यूट कर लो जो भी है. ठीक है. क्योंकि इसको सीख लोगे थोड़ा सा तुम्हें आसानी होगी और भी क्वेश्चंस करने में. ठीक है. तो इको R1 जो है साइट एक है, तो अगर हम इको R1 से स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट करते हैं तो क्या होगा? माय बैड ड्राइंग. यहाँ से अगर हम डाइजेस्ट कर दें तो ये फ्रेगमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, सर्कुलर ना होकर के लीनियर हो जाएगा. तो बट रहेगा साइज इसका कितना? 20, राइट? Yes, sir. साइज तो उतना ही रहेगा. तो इको R1 से कट करेंगे तो 20 kb का मिलेगा. ठीक है. Yes, sir. और फिर हम क्या कर रहे हैं? बैम से कट करें तो बैम का कितना साइड है? एक साइड, दो साइड, तीन साइड. तीन साइड बैम का है. अगर हम बैम से कट करेंगे तो कितना का मिलेगा? Sir, 3 मिलेंगे तो different size. Sir, 6 का, 2 का, 12 का. ओके. 2 का, 6 का, 12 का, राइट? 2, 6, 12. ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा और पूरा ये मिलेगा, राइट? ठीक है. Yes, sir. इको और बैम से डाइजेस्ट करेंगे तो कितना कितना मिलेगा? Sir, 4 fragments. 2 फ्रेगमेंट्स आएंगे. कौन कौन से? 2, 6, 8 and 4. 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8. हाँ 8 आएगा. तो 2 ये वाला आएगा, 4 ये वाला आएगा, 6 ये वाला आएगा और 8 ये वाला आएगा. तो सारे फ्रेगमेंट डाइजेस्ट होकर के आपका ये आंसर बनेगा. ठीक है.